स्टार्ट होगी। अच्छा, आज की लैब के अंदर हम लोग सबसे पहले एफ से बनता है आपका फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरेज। अब एफ के अंदर आपकी जो लैंग्वेज यूज़ होगी उसको हम HDL लैंग्वेज कहते हैं। HDL लैंग्वेज होती है आपकी हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। अब हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज आपकी कौन सी लैंग्वेज होती है? ये लैंग्वेज आपकी वो लैंग्वेज होगी जिसके अंदर आपका हार्डवेयर क्रिएट होगा। इससे पहले जो आप लोग लैंग्वेज यूज़ करते रहे वो आपकी C++ थी, या फिर आप लोग असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते रहे हैं, तो वो उसकी एग्जीक्यूशन भी आप लोगों की जो थी वो सीरीज़ वाइज थी। लेकिन ये है कि अगर आप HDL की तरफ आते हैं तो इसके अंदर जो आपका कोड रन हो रहा होगा वो आपका पैरेलल में होगा। तो इसको बाद में डिटेल से देखते हैं, लेकिन ये है कि मैं शुरू में इंट्रो के अंदर जस्ट ये है कि आपको बता रहा हूँ। तो FPGA के अंदर आपकी HDL लैंग्वेज यूज़ होगी और वो आपकी दो तरह की होती है। एक आपकी होगी वेरीलॉग और एक होती है आपकी VHDL। अब आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप VHDL के अंदर कोडिंग करना चाहते हैं या वेरीलॉग के अंदर कोडिंग करना चाहते हैं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोग इसको वेरीलॉग के अंदर कोडिंग करेंगे। तो इस वजह से ये है कि आपके कोर्स के अंदर VHDL इंक्लूड नहीं है लेकिन वेरीलॉग इंक्लूड है। तो आपने जो भी कोडिंग करनी होगी इस लैब के अंदर भी या बाद में, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो आपने वेरीलॉग के अंदर करनी होगी। तो अगर हम IC के स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो सबसे पहले ये आपके पास एक बोर्ड है, ये FPGA किट कहते हैं इसको हम। अब इस किट के अंदर ये जो मेन IC लगी हुई है मिड के अंदर आपको नज़र आ रही होगी, ये आपकी FPGA की IC है। अब आपने जो भी कोडिंग करनी होगी उस कोडिंग की वजह से जो आपकी IC कन्फिगर होगी वो आपकी ये वाली IC होगी। ये स्क्वायर फॉर्म के अंदर आप लोग देख रहे हैं और इसी वजह से मैंने स्क्वायर फॉर्म के अंदर आपकी ये वाली IC यहाँ पर बना दी है। अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है? वो इंटरनल स्ट्रक्चर आपका यहाँ पर गिवन है और बाकी इसकी जो 7 चीज़ें अटैच हैं ये आपके एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। मतलब अगर आप लोगों ने इनपुट अप्लाई करनी है, किसी बटन से देनी है, तो वो बटन्स आपके यहाँ पर कनेक्टेड हैं। अगर आपने अपनी आउटपुट 7 सेगमेंट डिस्प्ले के ऊपर देखनी है तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले यहाँ पर है। इसके अलावा अगर आपने इसके साथ VGA इंटरफेस करना है तो VGA इंटरफेस आपका यहाँ से हो रहा है। अगर आपने इसके साथ कीबोर्ड अटैच करना है तो कीबोर्ड आपका यहाँ से अटैच हो रहा होगा। तो मतलब ये है कि आपकी सारी की सारी जो एक्स्ट्रा पेरिफेरल मॉड्यूल्स हैं वो सारे के सारे आपकी इस किट के ऊपर गिवन है और इस किट के ऊपर जो आपके मॉड्यूल्स हैं वो कनेक्टेड हैं आपकी इस IC के साथ। ठीक है, अब अगर IC के स्ट्रक्चर को हम देखें तो IC के स्ट्रक्चर की साइड के ऊपर आप इसके अंदर 3 तरह के ब्लॉक्स होते हैं। एक आपके पास IOB, इसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट ब्लॉक। इसके अलावा आपके पास CLB होगा, इसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेबल लॉजिक ब्लॉक्स। ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर इसके अलावा हमारे पास ये थर्ड टाइप का एक मॉड्यूल होगा जो कि जिसको हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास स्विच मैट्रिक्स है। इन तीनों की फंक्शनैलिटीज़ डिफरेंट हैं। मतलब हमारी IC इन 3 तरह की चीज़ों से मिलके बनी है जिसके अंदर IOB है, CLB है और स्विच मैट्रिक्स है। अब इन तीनों की फंक्शनैलिटी भी डिफरेंट है और इन तीनों की फंक्शनैलिटी रिक्वायर्ड है इस आपकी FPGA की जो IC है इसको प्रॉपर रन करने के लिए। इधर तक समझ आई आपको कि IC के अंदर हमारे पास 3 तरह के ब्लॉक्स हैं, IOB, CLB और इसके अलावा हमारे पास स्विच मैट्रिक्स है। अब आपने अगर कोई भी बटन, फॉर एग्जांपल आप कोड लिखते हैं कि मैं पुश बटन प्रेस करूं और मेरे पास LED ऑन हो जाए, तो उसके लिए लाजमी बात है कि आप अपने पुश बटन को अटैच करेंगे IOB के साथ। IOB आपका इनपुट आउटपुट ब्लॉक है। आपकी इनपुट्स यहाँ पर आएंगी और आपकी आउटपुट्स भी आपकी यहाँ से ही आपको मिलेंगी। तो आपने अपनी पुश बटन को यहाँ पर अटैच करना है और आपने जो आपकी LED होगी उसको आपने किसी और जगह पर अटैच करना होगा। तो आपकी इनपुट्स और आपकी आउटपुट्स को अटैच करने के लिए जो आपके ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं वो आपके IOB ब्लॉक्स हैं, जिसको हम कह रहे हैं इनपुट आउटपुट ब्लॉक्स। इसके बाद आपने इनपुट्स और आउटपुट्स को तो कनेक्ट कर दिया है, लेकिन आपने इनपुट और आउटपुट के से क्या फंक्शन परफॉर्म करना है वो तो आपके कोड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब आप जैसा कोड लिखें, आप ये कहते हैं कि मेरे पास जो मेरी LED है वो 1 सेकेंड के बाद वो ब्लिंक करे, तो उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। अब आपका वो कोड जब रन होगा तो किस तरीके से रन होगा,
तो उसको रन करने के लिए या उसका हार्डवेयर क्रिएट करने के लिए जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होगी वो आपके पास CLB होगी। आप जो भी कोड वेरिलॉग के अंदर लिखेंगे, ये HDL लैंग्वेज के अंदर या VHDL लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे, वो आपके CLB को कन्फिगर कर रहा होगा। अब CLB आपके कोड की वजह से कन्फिगर हो रहा है, और CLB का आपने अगर बाकी FPGA के पूरे FPGA की IC के साथ कनेक्शन करवाना है तो उसके लिए आपको स्विच मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होगा। समझ रहे हैं इसी को? आपने CLB का अगर बाकी FPGA के साथ कनेक्शन करवाना है तो वहाँ पर आपको स्विच मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इस IOV के साथ आप एक पुश बटन कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपकी एक LED कनेक्टेड है। आपने एड्रेस कोडिंग के अंदर दे दिया कि मेरी 1 इनपुट के ऊपर मेरा पुश बटन कनेक्टेड है, और सपोज़ ये आपकी 50 नंबर की पिन है, तो 50 नंबर के ऊपर आपकी एक LED कनेक्टेड है। तो अब आपने कनेक्शन करवाना है 1 से लेकर 50 तक। आपका कोड आपने जो आप अपनी LED है उसको आपने 50 सेकंड के बाद या 1 सेकंड के बाद सपोज़ आपने ब्लिंक करवाना है। अब आपकी वो ब्लिंकिंग तो आपकी CLB की वजह से होगी। फॉर एग्जांपल ये CLB आपका इन्वॉल्व है ब्लिंक करवाने के अंदर। इनपुट आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, आउटपुट आपने यहाँ पर प्रोवाइड कर दी, और आपने जो कोड लिखा है उसकी वजह से जो आपका आपकी IC कन्फिगर हुई है उसके अंदर आपका ये वाला CLB इन्वॉल्व है। तो अब इस CLB का इस आउटपुट और इस इनपुट के बीच में जो जिसने कनेक्शन करवाना है वो आपका स्विच मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल आपके 2 CLB इन्वॉल्व है, आपकी इनपुट यहाँ से आएगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। तो जो आपकी IC के अंदर आपका हार्डवेयर क्रिएट हो रहा है वो आपका फिज़िकली हार्डवेयर होगा। इससे पहले आप लोगों की सॉफ्टवेयर लैंग्वेज थी जो आप लोग पहले करते रहे हैं, उस इंस्ट्रक्शंस वगैरह को जो आप लोग रन करते रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर या कंट्रोलर के अंदर, वो डिफरेंट तरीके से थी। उसके अंदर आपका हार्डवेयर IC के अंदर क्रिएट नहीं होता। इसके अंदर क्या होगा, जो भी आप कोड लिखेंगे उसका एक्चुअल हार्डवेयर बनेगा। CLB के अंदर कुछ चीज़ें हैं, उसको हम आगे देखते हैं कि उसके अंदर क्या चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से हार्डवेयर बन रहा होगा आपका। तो आपका हार्डवेयर इन एक्चुअल आपकी IC के अंदर क्रिएट हो रहा होगा। इसी वजह से हम इसको कह रहे होते हैं कि HDL है, हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है, कि आप लोग अपना कोड लिखते हैं, उसी कोड की वजह से आपकी IC के अंदर आपका हार्डवेयर बन रहा है। समझ आइए यहाँ तक। अब हम CLB को ओपन करते हैं कि CLB के अंदर क्या चीज़ है। CLB को अगर हम ओपन करें तो हमारे पास एक बॉक्स है जो कि CLB है। इसके अंदर हमारे पास 2 तरह की स्लाइसेस हैं। स्लाइस पीस को कह सकते हैं ना, तो हमारे पास एक तरह से 2 पीसीज हैं इसके अंदर। एक को कह दिया स्लाइस M, एक को कह दिया स्लाइस L। इसके अलावा थर्ड टाइप की भी स्लाइस होती है जिसको हम कहते हैं स्लाइस X। सबसे छोटी स्लाइस अगर हम कह लें या फंडामेंटल स्लाइस कह लें तो स्लाइस X होती है। बहुत छोटा अगर आपने कोई भी सर्किट परफॉर्म करना है तो उसके लिए ये वाली स्लाइस आपकी इन्वॉल्व हो रही होगी। अच्छा, अगर हम CLB को ओपन करते हैं तो हमारे पास एक बॉक्स आ रहा है जो कि CLB का बॉक्स है। इसके अंदर हमारे पास 2 तरह की स्लाइसेस हैं। अब ये स्लाइस का कॉम्बिनेशन कोई भी हो सकता है, आपके FPGA के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर स्पार्टन 3 है तो उसके अंदर हो सकता है आपके पास स्लाइस M हो, स्लाइस L हो, किसी के अंदर स्लाइस X हो सकती है। तो ये आपके मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसने आपकी जो FPGA की कॉम्प्लेक्सिटी है या उसका एडवांस लेवल कितना है, उसके ऊपर आपकी स्लाइस का लेवल डिपेंड कर रहा होगा। तो इसके अंदर आपकी 2 स्लाइसेस हैं और वो स्लाइसेस आपकी कोई भी हो सकती हैं। अब स्लाइस को अगर आप ओपन करते हैं तो स्लाइस के अंदर आपके पास लुकअप टेबल होगा। ये भी अगेन एक ब्लॉक है, बॉक्स आ जाएगा आपका। लुकअप टेबल आपका आ जाएगा, मक्स होगा इसके अंदर, और आपके फ्लिप फ्लॉप्स हैं। यहाँ तक समझ आ रही है आपको? हमारे पास एक FPGA की IC है। FPGA की IC के अंदर हमारे पास 3 तरह के ब्लॉक्स हैं, IOB, CLB और स्विच मैट्रिक्स है। स्विच मैट्रिक्स हमारे पास ब्लॉक नहीं है, एक पार्ट है। अगर हम CLB को ओपन करते हैं तो हमारे पास
दो तरह की स्लाइसेस हमें मिल रही हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख दिया है स्लाइस M है हमारे पास और स्लाइस L है। इन तीनों की अपनी अपनी रीज़न्स हैं और वो मैंने जो नोट्स आपके GCR के ऊपर अपलोड किए हुए हैं उसके अंदर गिवन है, तो उसको पढ़ लीजिएगा, आपको आराम से समझ आ जाएगी। M का मतलब मेमोरी है। अगर आपने रजिस्टर्स वगैरह इससे इम्प्लीमेंट करवाने हैं तो उसके अंदर आपकी ये वाली स्लाइस इम्प्लीमेंट हो रही होगी। और अगर आपने कोई एडर इम्प्लीमेंट कैरी लुक अहेड जनरेटर फॉर एग्जांपल अगर आपने इससे इम्प्लीमेंट करवाना है तो हो सकता है उसके लिए आपकी स्लाइस L इम्प्लीमेंट वो यूज़ हो रही हो। फिर इसी तरीके से अगर आप स्लाइस को ओपन करते हैं तो स्लाइस को ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर आपको लुकअप टेबल्स मिल रहे हैं जिसको LUTs लिखा हुआ है। लुकअप टेबल का आप लोगों को पता है, मग्स है और इसके अलावा आपके पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं। तो ये आपके पास आपका IC का एक स्ट्रक्चर है। अब इस IC के स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप लोगों को कोई भी इशू है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। इसके अंदर दो स्लाइसेस होंगी, दो स्लाइसेस होंगी। हो सकता है यहाँ पे स्लाइस L की जगह स्लाइस X हो। वो मर्ज़ी है कि उसने जो मैन्युफैक्चरर है उसने बीच में स्लाइस को किस स्लाइस को कितनी परसेंटेज दी हुई है। हो सकता है आपकी अगर ये एक CLB है इसमें 50% आपकी ये हो, 25% ये है और 25% ये है। 3 भी हो सकती हैं, वो तो मैन्युफैक्चरर पे डिपेंड कर रही है ना। तो मेमोरी स्लाइस होगी, बाकी किस किस्म की होगी? मेमोरी इसके अंदर भी है, आपकी फ्लिप फ्लॉप तो इसके अंदर भी इन्वॉल्व है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बड़ा फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रजिस्टर की 32 बिट का करना है, 32 बिट आपने पैरेलल में करना है, उससे पैरेलल से या सीरीज़ में आना है या सीरीज़ से आपने पैरेलल के अंदर आना है, तो उसके अंदर हो सकता है आपका ये इन्वॉल्व हो जाए। तो जो जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको लगेगा कि अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर है तो इसके अंदर इसको इन्वॉल्व करना चाहिए तो इसको इन्वॉल्व कर लेगा। अगर उसको ये लगता है कि ये वाली स्लाइस इन्वॉल्व होनी चाहिए तो आपकी ये वाली स्लाइस इन्वॉल्व हो जाएगी। नहीं, आपको नहीं करनी पड़ेगी। आप कोड लिखेंगे उसके ऊपर आपका ये FPGA खुद डिसाइड कर रहा होगा कि आपके CLB के अंदर कनेक्शन कैसे बनेंगे और वो आपके कोड के ऊपर डिपेंडेंट है। ये खुद नहीं डिसाइड करते आपके ये वाली स्लाइस यूज़ होनी है या ये वाली स्लाइस यूज़ होनी है। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हैं अपने कोड को लिखते हुए कि आपके जो LUTs हैं ये मिनिमम यूटिलाइज हो, मैक्सिमम ना हो। आप अपने कोड को एफिशिएंट कर सकते हैं। मतलब एक बंदा कोड लिखता है, हो सकता है उसके अंदर आपकी सारी की सारी स्लाइसेस फिल हो जाएं, और आप लिखते हैं हो सकता है उसकी हाफ स्लाइसेस फिल हों। दोनों के कोड्स एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये है कि एक की स्लाइसेस फुल हो गई हैं, एक की स्लाइसेस हाफ हैं, और उसकी रीज़न ये है कि आपका कोड एफिशिएंट है, इस वजह से हाफ है। जिसने फुल कर दी है उसका कोड उतना एफिशिएंट नहीं है, ऑल्दो वो आपका रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर हम लुकअप टेबल्स को देखें, ये और गेट का मैंने लुकअप टेबल बनाया हुआ है। ये एक तरह से आपका सिंपल मक्स है। और गेट की आपको आउटपुट क्या मिल रही होती है? 0 0 पे सिर्फ 0 होता है, और बाकी 0 1 1 0 और 1 1 के ऊपर आपको 1 मिल रहा होता है। तो इसी वजह से जो आपके ट्रुथ टेबल की आउटपुट है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है 0 1 1 1। अब आपकी कौन सी आउटपुट आपका 1 आउटपुट के ऊपर आना है या आपका 0 आउटपुट के ऊपर आना है, ये आपकी लुकअप टेबल्स की इनपुट से डिसाइड हो रहा होगा। अगर आप यहाँ पर 0 0 अप्लाई करते हैं तो ये 0 आ गया। अगर आपने यहाँ पर 0 1 0 अप्लाई किया तो इंडेक्स 1 आ जाएगा, 0 1 अप्लाई किया इंडेक्स 2 आ जाएगा, और 1 1 अप्लाई किया तो इंडेक्स 3 आ जाएगा। समझ गए इस चीज़ को? तो लुकअप टेबल क्या कर रहा होता है कि आपकी मेमोरी से उठाकर आपकी वैल्यूज़ को आउटपुट के ऊपर भेज रहा होता है। जो भी आपने इनपुट अप्लाई की, उस इनपुट के अगेंस्ट जो भी आउटपुट आनी चाहिए उसको वो मेमोरी से उठाएगा और आपकी आउटपुट के ऊपर प्लेस कर देगा। आपने इनपुट 0 0 अप्लाई की, आपका लुकअप टेबल कहता है कि और गेट के लुकअप टेबल के अंदर आपको आउटपुट के ऊपर 0 मिलना चाहिए। तो आपका लुकअप टेबल क्या कर रहा होगा कि आपकी इनपुट के अगेंस्ट आपके 0 को उठाकर आपके मेमोरी सेल में से आउटपुट के ऊपर भेज देगा। और ये आपके 1 बिट के मेमोरी सेल्स हैं। ये आपकी एक तरह से रैम है। ये आपकी रैम SRAM भी हो सकती है, ये आपकी रैम DRAM भी हो सकती है। SRAM और DRAM का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर होगा।
एस रैम आपकी स्टैटिक होती है, उसके अंदर आपको रिफ़्रेश करना नहीं पड़ता। डी रैम आपकी डायनामिक होती है, उसके अंदर आपको रिफ़्रेश करना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर आपका ट्रांजिस्टर और आपका कैपेसिटर इन्वॉल्व होता है। तो कैपेसिटर अगर आपका चार्ज हो गया है तो एक टाइम आएगा कि आपका डिस्चार्ज भी हो जाएगा, तो डिस्चार्ज होने की वजह से आपको अगेन उसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, जबकि स्टैटिक के अंदर ऐसे नहीं हो रहा होता। तो इसके ऊपर भी मैंने वो नोट्स के अंदर लिख दिया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, हर स्लाइस के अंदर आपके लुकअप टेबल्स भी डिफरेंट होंगे। हो सकता है स्पार्टन 3 के अंदर लुकअप टेबल्स की तादाद डिफरेंट हो, आपके स्पार्टन 6 के अंदर लुकअप टेबल्स की तादाद डिफरेंट हो, तो आपकी स्लाइस के अंदर आपके लुकअप टेबल्स डिफरेंट होंगे। जैसे स्पार्टन 6 के अंदर 2 स्लाइसिस हैं एक CLP के अंदर, और हर स्लाइस के अंदर उन्होंने 4 लुकअप टेबल्स दिए हुए हैं। अब CLP तो थाउजेंड्स ऑफ, मतलब कि वो तो हो सकता है वो तो काफ़ी ज़्यादा होंगी, लेकिन एक CLP के अंदर 2 स्लाइसिस हैं और एक स्लाइस के अंदर आपके पास 4 लुकअप टेबल्स हैं। और स्पार्टन 6 मॉडर्न आपका FPGA है। ये स्विच मैट्रिक्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि ये रिस्पॉन्सिबल है आपके CLP को बाकी FPGA के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब हम आ जाते हैं कि हमारे C कोड और वेरीलॉग कोड का डिफरेंस क्या है। इससे पहले हम थोड़ा सा माइक्रो कंट्रोलर और इसके बारे में FPGA के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। अच्छा, प्रोसेसर के अंदर जो भी आपकी लैंग्वेज यूज़ होगी वो आपकी सीक्वेंशियल होगी। पहले आपकी एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आपकी सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद आपकी थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगी। लेकिन FPGA के अंदर आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो आपकी सीक्वेंस में नहीं होगी, बल्कि पैरेलल के अंदर हो रही होगी। लेकिन पैरेलल के अंदर होने की एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि आपका रिज़ल्ट पीछे किसी रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड ना कर रहा हो। समझ आइए इस चीज़ की। पैरेलल के अंदर आपकी सिर्फ वो वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी जिसका रिज़ल्ट पिछली लाइन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। अगर वो पिछले रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो वो लाइन आपकी उस लाइन का वेट करेगी। समझ गए इस चीज़ को? मैं इस कोड को समझाता हूँ तो इस स्टेटमेंट की आप लोगों को समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर आप लोग C लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद आपके पास FPGA है, FPGA के अंदर आप लोग वेरीलॉग को यूज़ कर रहे हैं। तो दोनों लैंग्वेज का जो आपके पास डिफरेंस आ रहा होगा इसको हम देखते हैं। C कोड के अंदर क्या होगा कि आपका कंपाइलर आपकी इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, और मशीन लैंग्वेज से आपकी बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास R1 है, इसके अंदर आपकी एडिशन हो रही है A + B की। ये एडिशन हुई माइक्रो कंट्रोलर के अंदर 1 नैनोसेकंड आपका लग गया। इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन को रन करने के लिए आपके माइक्रो कंट्रोलर ने 1 नैनोसेकंड लगाया, फिर आपकी इंस्ट्रक्शन 2 रन होगी। लेकिन यहाँ पर देखें कि A और B ऐड हो रहे हैं और उसका रिज़ल्ट R1 के अंदर आ रहा है। अब R2 के अंदर आपके पास C और D का रिज़ल्ट आ रहा है। C और D आपके पिछले रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है। आल्दो ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो आपकी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है वो सीक्वेंस में हो रही है। पहले ये होगी, फिर आपकी ये वाली लाइन होगी। इसी तरीके से अगर आप R3 को देखें, R3 के अंदर E और F ऐड हो रहे हैं और 1 नैनोसेकंड ये भी इसका भी टाइम लग रहा है। इसी तरीके से R4 G + H। तो ये चारों की चारों वैल्यूज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। आल्दो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, लेकिन फिर भी 1 नैनोसेकंड ये लगाएगा, 1 नैनोसेकंड ये, 1 नैनोसेकंड ये, 1 नैनोसेकंड। तो जब R4 का रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा होगा, उस टाइम तक हमारे पास 4 नैनोसेकंड का टाइम गुजर चुका होगा। अब हमारे पास R1, R2, R3 और R4 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिज़ल्ट R1 के अंदर सेव हो जाएगा, तो यहाँ पर अगेन 1 नैनोसेकंड लगेगा। इसी तरीके से हमारे पास R2 के अंदर एक रिज़ल्ट सेव होगा, इसके अंदर भी हमारे पास 1 नैनोसेकंड लगेगा, और इन दोनों के रिज़ल्ट्स हमारे पास आकर हमारे पास जो टोटल टाइम आ रहा होगा वो हमारे पास 7 नैनोसेकंड आ रहा है। ये वाली वैल्यूज़
RR1 का रिज़ल्ट और RR2 का रिज़ल्ट हमारे पास डिपेंड कर रहा है इन चारों वैल्यूज़ के ऊपर। इस रिज़ल्ट का रिज़ल्ट डिपेंड कर रहा है हमारे पास इसके ऊपर, और इसका रिज़ल्ट डिपेंड कर रहा है हमारे पास इसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल यही वाला कोड आप लोग वेरीलॉग के अंदर लिखते हैं, तो वेरीलॉग के अंदर ये देखें R1 ये इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये चारों लाइंस हमारे पास इंडिपेंडेंट है। तो वेरीलॉग के अंदर क्या होगा कि आपकी ये चारों लाइंस पैरेलल के अंदर 1 नैनोसेकंड लगाएंगी और एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसके अंदर क्या हो रहा था कि पहले आपकी चारों लाइंस को एग्जीक्यूट होने के लिए 4 नैनोसेकंड लगे हैं, और यहाँ पर आपके पास 1 नैनोसेकंड लगेगा। तो ये चारों लाइंस हमारे पास पैरेलल के अंदर एग्जीक्यूट हो गई हैं, लेकिन ये नहीं हुई क्योंकि R1 R2 का रिज़ल्ट ऊपर से आना है। ये वाले रिज़ल्ट R1 के पास A और B के एडिशन के बाद आएगा, तो तब जाकर हमारे पास RR1 एग्जीक्यूशन फेज़ के अंदर आएगी। समझ गए इस चीज़ को? अब इनके रिज़ल्ट आ गए हैं पहले 1 नैनोसेकंड के अंदर, तो इनके रिज़ल्ट, तो ये दोनों लाइंस अगेन 1 नैनोसेकंड लेंगी और एग्जीक्यूट हो जाएंगी, क्योंकि R1 R2 R3 R4 आपके पास पहले 1 नैनोसेकंड के अंदर आ चुके हैं ये चारों। तो अगले 1 नैनोसेकंड के अंदर आपके पास RR1 और RR2 एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसके बाद जो थर्ड लाइन है सर वो तो उसमें भी आ चुके हैं पहले। एक मिनट बताता हूँ। ये जो थर्ड लाइन है इसके अंदर अगेन आपका 1 नैनोसेकंड लगेगा, तो टोटल कर लें तो आपके पास यहाँ पर 3 नैनोसेकंड लग रहे हैं। इसके अंदर आपके पास 7 नैनोसेकंड लग रहे थे और वहाँ पर आपके पास 3 नैनोसेकंड लग रहे हैं। तो हमारे पास FPGA के अंदर हम जो हमारा प्रोसेसिंग है वो फास्ट हो चुकी है। तो ये किसका बेनिफिट है? आपका क्वेश्चन था तो ये इस R1 में R1 और R2 हमारे पास यार, ये एग्जीक्यूशन आपकी C लैंग्वेज के अंदर हो रही है। मैं एक ही एग्जांपल को बता रहा हूँ कि अगर आपने ये C लैंग्वेज के अंदर आप एग्जीक्यूट करवाते हैं तो उसका रिज़ल्ट कैसे आ रहा होगा, और अगर उसी एग्जांपल को अगर आप वेरीलॉग के अंदर कोड करते हैं, पैरेलल में आ जाएंगी। ये जो R1 और R2 पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में आएंगी, लेकिन ये ऊपर वाले रिजल्ट्स का वेट करेंगी। ऊपर से जब रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद ये दोनों पैरेलल के अंदर हो जाएंगी, क्योंकि इन चारों का रिज़ल्ट तो इकट्ठा आया है। पहले 1 नैनोसेकंड के अंदर ये रिज़ल्ट आ गया और उसके बाद अगले 1 नैनोसेकंड के अंदर ये दोनों भी रेडी हो जाएंगी और आखिर के अंदर आपकी ये वाली भी रेडी हो जाएगी। और अगर इसको आप वैसे एक ट्री डायग्राम में देखें तो एडिशन हो रही है आपकी AB CD EF और GH की, ये पहले 1 नैनोसेकंड के अंदर हो रही है। इनका रिज़ल्ट R1 और R2 ये ऐड हो रहा है, R3 और R4 आपका यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो ये भी आपका 1 नैनोसेकंड के अंदर हो रहा है। इस तरीके से RR1 और RR2 ऐड करके आपको फाइनल रिज़ल्ट दे रहे हैं। तो ये आपकी यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो रही है। लेकिन अगर C के अंदर देखें, C के अंदर आपका कंपाइलर पहली लाइन उठाएगा, उसको ALU के पास भेजेगा, वहाँ से आपकी मेमोरी के अंदर आएगी। जब आपकी पहली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, उसका रिज़ल्ट आपका रेडी हो जाएगा, उसके बाद आपकी सेकंड लाइन पिक होगी, उसके बाद आपकी थर्ड लाइन पिक होगी, तो आपका टाइम ज़्यादा लग रहा होगा इसके अंदर। किसी का कोई क्वेश्चन? हार्डवेयर आपका ऐसे ही काम कर रहा है कि पहले आपकी ये आपकी एक पाइपलाइनिंग की लैब होगी, उसके अंदर में आपको ये फॉर एग्जांपल आप इसको टास्क 1 कह देते हैं, इसको आप टास्क 2 कह देते हैं, इसको आप टास्क 3 कह देते हैं। तो पाइपलाइनिंग के अंदर क्या होगा कि मैं आपके इस टास्क को एक स्टेज के अंदर डिफ़ाइन करवा दूंगा, आपके इस टास्क को दूसरी स्टेज के अंदर डिफ़ाइन करवा दूंगा, इसको थर्ड स्टेज के अंदर डिफ़ाइन करवा दूंगा। तो आप खुद LED के ऊपर देखेंगे कि हर क्लॉक साइकिल के ऊपर आपका एक रिज़ल्ट रेडी हो रहा है। तो ये चीज़ आप उस वहाँ पर जब आप इस किट के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप इसको विजुलाइज कर लेंगे कि हार्डवेयर के ऊपर ये चीज़ कैसे हो रही है। किसी और का कोई क्वेश्चन पूछ लें। ये सब चीज़ें वाइवा के अंदर मैंने पूछनी है। फिर कोई क्वेश्चन नहीं है? कैमरा ऑफ करते हैं।